नमस्कार। हम अब करने जा रहे हैं गरीबी ग्रामीण और शहरी में। इसमें हम पढ़ेंगे, मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ जो हम पढ़ेंगे। तो गरीबी की अवधारणा तथा उनके प्रति दृष्टिकोण पढ़ेंगे। गरीबी की अवधारणा पढ़ेंगे और गरीबी को समझने हेतु दृष्टिकोण पढ़ेंगे कि जो गरीबी है उसको किस प्रकार समझा जा सकता है। वह सभी को पता है गरीबी, लेकिन इसमें बताया गया है। तो हम इसको शुरू करते हैं। उसके बाद गरीबी की अवधारणा और उसके प्रति दृष्टिकोण पढ़ेंगे और उसके बाद हम करेंगे ऐतिहासिक आयाम, जिसमें हम प्राचीन काल, मध्यकाल और औपनिवेशिक काल के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे समकालीन भारत में गरीबी, जिसमें गरीबी शहरी जो ग्रामीण और शहरी में गरीबी पढ़ेंगे, शहर और गाँव में गरीबी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे ग्रामीण और शहरी गरीबी का विस्तार किस प्रकार हुआ, और उसके बाद पढ़ेंगे गरीबी ग्रामीण और शहरी गरीबी के स्वरूप और विस्तार का विश्लेषण पढ़ेंगे। तो सारे पॉइंट मैं आपको बताती चलूँगी। तो शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं गरीबी की अवधारणा और उसके प्रति दृष्टिकोण। इसमें उनकी गरीबी का अर्थ क्या है यही सिर्फ जानेंगे इसमें। तो हम शुरू करते हैं। गरीबी एक व्यापक अवधारणा है, एक बड़ी अवधारणा है और इसके कई पहलू हैं। जो गरीबी को आपको पता ही है, गरीबी कई तरह की होती हैं, इसके कई पहलू हैं। इस इकाई में हमने आर्थिक आधार पर इस समस्या का अध्ययन किया है। आर्थिक तौर पे हमने इसका अध्ययन किया है। इस संदर्भ में गरीबी को ऐसा जीवन स्तर माना गया है जो इतना निम्न है कि उसमें मनुष्य अपना व्यक्तित्व का भौतिक और मानसिक और सामाजिक विकास नहीं कर सकता। जिसमें इंसान अपना इस व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, अपने मानसिक और सामाजिक विकास नहीं कर सकता। तो गरीबी की अवधारणा पढ़ते हैं। निर्धनता की समस्या युगों युगों से मानव सभ्यता और संस्कृति का अंग रही है। प्रारंभ में मनुष्य अपने अस्तित्व की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी प्रकृति पर निर्भर था। सामाजिक संगठन तथा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से समाज बहुत कम विकसित था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। समाज बहुत कम विकसित था। ध्यान से सुनिएगा। निर्धनता की स्थिति सामान्य रूप से प्रकृति में व्याप्त थी, जिसे समाज के सभी लोग झेलते थे। धीरे धीरे सामाजिक संगठन तथा औद्योगिक विकास में काफ़ी प्रगति हुई। मनुष्य ने अपने लिए भोजन और वस्त्र का उत्पादन तथा घर का निर्माण करना आरंभ किया। जीवन को सुखकर बनाने के लिए उन्होंने और भी अनेक वस्तुओं का निर्माण किया। किसने? मनुष्य ने। प्रकृति पर मनुष्य की यह विजय कई युगों से जारी है। इंसान हर कोई न कोई तरकीब, कोई न कोई टेक्नोलॉजी जो अब के ज़माने में इतना कह सकते हैं कि इंसान ने इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी या बाहर के लोगों ने, विदेशी लोगों ने इतना कुछ कर लिया है कि अब वो बैठे बैठे या लेटे लेटे भी कई काम कर सकते हैं, जैसे रोबोट या अन्य चीज़ भी। मतलब अपनी आराम की चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से बना ली हैं। परंतु सामाजिक आर्थिक प्रगति के लाभ समाज के सभी वर्गों का समान रूप से नहीं मिले हैं। जो लाभ मिला है वो सभी लोगों को, सभी अमीर, जो गरीब हैं या अमीर हैं, कहीं ना कहीं सबको एक समान लाभ नहीं मिला है उन वस्तुओं से। समाज मुख्यतः दो वर्गों में बटा हुआ है। एक है धनी और दूसरा है निर्धन। धनी लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न, राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली होते हैं और सामाजिक दृष्टि से उच्च होते हैं। परंतु आम लोग आर्थिक दृष्टि से गरीब होते हैं, राजनीतिक दृष्टि से दबे हुए होते हैं और सामाजिक दृष्टि से निम्न होते हैं। एक और सत्ताधारी वर्ग की संपन्नता देखने को मिलती है, तो दूसरी ओर आम लोगों की गरीबी के दर्शन होते हैं। समाज के कमज़ोर वर्गों की इस प्रकार की निर्धनता सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। ये समाज के मौजूदा सामाजिक आर्थिक ढांचे से समाज के कमज़ोर वर्गों की इस प्रकार की निर्धनता सामाजिक परिस्थिति का परिणाम है। ये समाज के मौजूदा सामाजिक आर्थिक ढांचे से बुनियादी तौर पर जुड़ी हुई है। सामाजिक प्रणाली से ही आम लोगों की गरीबी जन्म लेती है और पुष्ट होती है, क्योंकि इसमें असमानता है। देखा जाए तो इसमें असमानता ही है, तभी तो गरीबी जन्म लेती है। इस कृत्रिम गरीबी
कहा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि गरीबी समाज द्वारा पैदा की गई एक स्थिति है। इसका स्वरूप बहुआयामी है, जिसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहलू हैं। जो गरीबी है उसके राजनीतिक भी पहलू मिलेंगे आपको, समाज में भी सामाजिक पहलू भी मिलेंगे और सांस्कृतिक पहलू भी मिलेंगे, परंतु आर्थिक गरीबी ही गरीब का आधार है। आर्थिक गरीबी ही गरीबी का आधार है और राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन से ये और पुष्ट होती है। जो लोग इन सब में पिछड़ेपन होते हैं, राजनीति में भी दबे कुचले होते हैं, कोई पता नहीं आम जनता, और सामाजिक स्तर पे भी ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, उनका प्रतिष्ठावान नहीं होते हैं, तो इस प्रकार कह सकते हैं। गरीबी को समझने हेतु दृष्टिकोण, क्या नज़रिया, किस आधार पर हम समझ सकते हैं कि गरीबी है। गरीबी की परिभाषा विकसित और विकासित। विकसित मतलब होता है जैसे लोग समाज, जो देश है वो विकसित है, उनके पास हर चीज़ की बुनियादी, हर चीज़ की ज़रूरत है बुनियादी। और अविकासशील होता है जैसे हमारा भारत अभी प्रगति ही कर ही रहा है। तो गरीबी की परिभाषा विकसित और विकासशील देशों में अलग अलग ढंग से की गई है, क्योंकि उनकी आर्थिक विकास के स्तर में अंतर है। गरीबी की समस्या के अध्ययन में प्रयुक्त दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं। एक है पौष्टिक दृष्टिकोण, दूसरा है तुलनात्मक वंचन, रिलेटिव डेप्रिवेशन दृष्टिकोण। आइए इन सब का एक एक पॉइंट से पढ़ते हैं। ये दृष्टिकोण विकासशील देशों में अपनाया गया है। कौन सा? पौष्टिक दृष्टिकोण। इसके अनुसार भोजन की न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया गया है। किसके आधार पर? भोजन की न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया गया है। ये विकासशील देशों में अपनाया गया है, जैसे हमारा भारत। इसका आकलन इस आधार पर होता है कि काम करने लायक शक्ति प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति का पर्याप्त कैलोरी की खपत करनी चाहिए। मतलब कितनी कैलोरी इंसान जो खा पी रहा है उसको कितना कितना काम करना पड़ रहा है और कितनी वो ले रहा है। जो लोग कम आय के कारण, कम वेतन के कारण भोजन की वह न्यूनतम मात्रा भी नहीं जुटा पाते, जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं कर पाते, उन्हें गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है। वो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, मतलब गरीब होते हैं। गरीबी रेखा की अवधारणा का इस्तेमाल गरीब लोगों और अन्य लोगों में अंतर करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। ये रेखा उस आय स्तर के हिसाब से तय की जाती है जिससे एक व्यक्ति की वस्तुएं और सेवाओं की खपत का न्यूनतम स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त माना जाता है। जिन लोगों की आय गरीबी रेखा से कम होती है उन्हें गरीब माना जाता है। ये पूर्ण गरीबी का मापदंड है, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं गरीबी का मापदंड है, जिसकी परिभाषा किसी पूर्व निर्धारित मानक या नियम के आधार पर की जाती है। जिसे अपने खाने के लिए भी पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो तो कह सकते हैं एकदम निर्धनता। तो आगे बढ़ते हैं तुलनात्मक वंचन दृष्टिकोण। इसमें तुलना की गई है, तुलना के आधार पर। तो पढ़ते हैं विकसित देशों में गरीबी आंकने के लिए, जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका या अन्य देश, विकसित देशों में गरीबी आंकने के लिए तुलनात्मक वंचन दृष्टिकोण अपनाया गया है, क्योंकि भोजन की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति वहाँ कोई समस्या नहीं है। वहाँ लोग भूखे नहीं मरते हैं खाने के लिए, या भूख के कारण नहीं मरते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ का नहीं देखा जाता। भोजन की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति वहाँ कोई समस्या नहीं है। इन देशों में किसी वर्ग या समूह की गरीबी का आकलन इस अर्थ में किया जाता है कि वह संपन्न वर्गों की तुलना में, जो अमीर वर्ग हैं, संपन्न वर्गों की तुलना में कितना वंचित है, मतलब कितना अलग है। वहाँ गरीब उस वर्ग को माना जाता है जो संपत्ति, आय, शिक्षा और राजनीतिक सत्ता जैसे साधनों की कमी के कारण सामान्य स्तर के रहन सहन, गतिविधियों और सामाजिक जीवन में भाग लेने से वंचित है। वहाँ पोषण संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा सामाजिक असमानताओं को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे अन्य लोगों की, जो लोग अन्य प्रतिष्ठावान हैं उनकी लेवल पे हम हैं कि नहीं है, इस आधार पर वो गरीब मान लिए जाते हैं। वहाँ पे गरीबी के प्रति पोषणिक
दृष्टिकोण काफ़ी दोषपूर्ण है। भोजन का जो है कितना पोषण मिल रहा है दृष्टिकोण काफ़ी दोषपूर्ण है, क्योंकि इसमें जीवन की भोजन से अलग अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। गरीबी की परिभाषा करते हुए हमें भोजन के साथ साथ वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अन्य आवश्यकताओं को भी शामिल करना चाहिए, जो सभ्य समाज में समान स्तर के जीवन यापन के लिए भोजन संबंधी अनिवार्य आवश्यकता की भांति महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार भोजन मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, उसी प्रकार इंसान के लिए वस्त्र और घर ये भी ज़रूरी है। तो तभी कह सकते हैं कि एक सभ्य समाज कह सकते हैं, या एक अच्छा खासा कह सकते हैं कि ये समाज है, समान स्तर कह सकते हैं। हम मानव जीवन को पशु जीवन के बराबर नहीं मान सकते, जिसका संबंध जीवित रहने की बुनियादी आवश्यकताओं से है। गरीबी की अवधारणा और उसके प्रति नज़रियों को जान लेने के बाद आइए अब हम भारत में ग्रामीण और शहरी गरीबी पर विचार करें। जो गांव में गरीबी है और जो शहर में गरीबी है, आप तो जानते होंगे, अगर आप गांव या शहर में रहते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि नए नए स्टूडेंट हैं, आपकी दुनिया तो सभी जानते हैं किस प्रकार है। तो पढ़ते हैं ऐतिहासिक आयाम। अपने देश में गरीबी के ऐतिहासिक आयाम का अध्ययन करते हुए यहाँ भारतीय इतिहास के प्राचीन काल, मध्यकाल तथा औपनिवेशिक काल में गरीबी की स्थिति की समीक्षा की जा रही है कि प्राचीन काल में और मध्यकाल में और औपनिवेशिक काल में गरीबी की स्थिति क्या रही है। तो हम पढ़ते हैं प्राचीन काल में क्या स्थिति थी। भारत में समकालीन ग्रामीण और शहरी गरीबी की स्थिति की जड़ें कहाँ पे? भारत में समकालीन ग्रामीण और शहरी गरीबी की स्थिति की जड़ें हमारे इतिहास में दिखाई देती हैं। ऋग्वेद के समय में समाज मूलतः जनजातीय, अर्ध खानाबदोश, पशुचारी और मुख्यतः समानतावादी था। शर्मा के अनुसार वह वर्ग पूर्व समाज था, प्री क्लास सोसाइटी पूर्व समाज था, जिसके आर्थिक सामाजिक विकास का स्तर बहुत कम था। गरीबी एक आम समस्या थी। ऋग्वेद के 3 खंड में एक प्रार्थना संकलित है जिसमें ईश्वर से निर्धनता और अकाल को दूर करने के लिए विनती की गई है। इसमें ये बात की गई है कि ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हमारी निर्धनता और इस अकाल को दूर कीजिए, विनती की गई है। परंतु उत्तर वैदिक काल में कृषि बस्तियां बसने और घरों और तथा नगरों का विकास हो जाने से वर्ण पर आधारित विषमतावादी समाज की रचना हुई है। जो वर्ण के आधारित पे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इस आधार पर विषमता आ गई लोगों में। महात्मा बुद्ध के समय में पूर्ण रूप से वर्गों में विभाजित समाज व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। समाज जो व्यवस्थाएं थी समाज की, वो विकसित हो चुकी थी, जो आज तक जारी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन काल में गरीबी एक सामान्य समस्या की स्थिति से समाज निर्मित स्थिति में बदल गई है। प्राचीन भारत समाज में राजा, दरबारी, जमींदार तथा बड़े व्यापारी उच्च वर्ग में शामिल थे। ये लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्णों और वैश्य वर्ण के कुछ वर्गों के होते हैं। ये वर्ग कामगार वर्गों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लाभ अपने अधिकार में करके वैभवपूर्ण जीवन बिताते हैं। मतलब जो लोग मजदूर होते हैं, जो दास होते हैं, वो सेवा प्रदान करते हैं, ये अपनी ऐशो आराम के जीवन यापन करते हैं। ये सारे वर्ग जो हैं, जो बड़े बड़े वर्ग हैं, जैसे ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए, तो कहीं ना कहीं ये शूद्र जो लोग होते हैं या मजदूर वर्ग जो होते हैं, जो भी चीज़ वो उपजाते हैं तो उनकी चीज़ों पर ये लाभ कमाते हैं और ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। ये वर्ग कामगार वर्गों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लाभ अपने अधिकार में करके वैभवपूर्ण जीवन बिताते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में उनका अपना हाथ नहीं होता, वह उत्पादन नहीं करते। राजा और या ब्राह्मण या ये जो बहुत ही कम, जैसे किसान नहीं, परंतु किसान, कारीगर, शिल्पकार, मजदूर, नौकर, दास आदि आम लोग बहुत निर्धन थे।
ये वैश्य तथा शूद्र वर्णों की अछूत जाति के होते थे, जो गरीब लोग होते, जो मेहनत करते थे। ये निर्धन वर्ग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि अनेक दृष्टियों से वंचित और उपेक्षित थे, क्योंकि इनके पास इतने जो गरीब वर्ग थे, जो किसान थे, कारीगर थे, शिल्पकार थे, मजदूर थे, नौकर थे, इनके पास ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थीं। किसानों को संपन्न सत्ताधारी वर्ग को भारी कर देना पड़ता था। किसानों को संपन्न सत्ताधारी वर्ग को, जो संपन्न थे, उनको भारी कर देना पड़ता था किसानों को, जिसके उनके पास अपने जीवन यापन के लिए बहुत कम धन बचता था। इस प्रकार कारीगर और शिल्पकार भी शासकों के शोषण तथा दमन के शिकार थे। शूद्रों से कई प्रकार के छोटे काम कराए जाते थे। वह घरेलू नौकर, दास, कृषि दास और किराए पर लिए गए मजदूर और कारीगर के रूप में काम करते थे। कौन? शूद्र। मनु में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। एक मनु एक ग्रंथ है, इसमें 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। युद्ध में पकड़ा गया दास पहला हुआ, देखभाल करने के लिए दास, दासी का पुत्र, धन से खरीदा गया दास, भेंट में मिला दास, उत्तराधिकार में प्राप्त दास और किसी अपराध के दंड के स्वरूप में बनाया गया दास। तो इस प्रकार ये दास हुआ करते थे। सामाजिक संसाधनों के असमान वितरण, जो भी सामाजिक संसाधन है हमारे, सामाजिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण आम लोग पूर्ण गरीबी का जीवन गुजारते थे और उन्हें तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ते थे। प्राचीन काल में सुप्रसिद्ध कश्मीरी कवि कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में पड़े अकाल का वर्णन इस प्रकार किया है। झेलम में पानी की बूंद भी दिखाई नहीं देती थी। सारी नदी ऐसे शवों से भरी हुई थी जो लंबे समय से पानी में डूबे रहे थे और फूल गए थे। राजा के मंत्री और दरबान अमीर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जमा किए गए चावलों को ऊंचे दाम पर बेचकर काफ़ी धन बटोर लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो निर्धन लोग थे, मजदूर वर्ग थे, दास लोग थे, उनकी स्थिति कितनी ज़्यादा कमज़ोर या बहुत ज़्यादा निर्दयी हो गई थी। तो अब हमने इसमें पढ़ा, हमने प्राचीन काल में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मध्यकाल। मध्यकाल में समाज द्वारा पैदा की गरीबी की जड़ें हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों द्वारा शासित रियासतों और साम्राज्य में अधिक मजबूत हो गई। कामगारों की मेहनत से की गई पैदावार पर कब्जा करके राजा, दरबारी, जमींदार, जागीरदार और बड़े व्यापारी विलासपूर्ण जीवन बिताते थे, परंतु किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, मजदूरों, नौकरों और दासों का जीवन बड़ा कष्टपूर्ण था। मध्यकाल में भी यही स्थिति थी। देख लो, उन्हें बड़ा परिश्रम करना पड़ता था। एक विदेशी यात्री नगीतन ने हिंदू राजाओं के अधीन विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और उसने लिखा कि कुछ लोगों के पास खूब ज़मीन थी, किंतु गांवों में लोगों की दशा सोचनीय थी। मतलब ऐसी स्थिति थी कि सोच आ जाए इंसान को, इतनी गांव में इतनी, जबकि शासक वर्ग बहुत संपन्न था और वैभवपूर्ण जीवन बिता रहा था राजा। यही नहीं, भीषण अकाल और सूखा पड़ने पर कभी कभी लोग बर्बरता पे उतर आते थे। अब्दुल हमीद ने अपनी पुस्तक शाहनामा में मुगल सम्राट शाहजहां के तथा कथित स्वर्ण युग के दौरान एक खराब वर्ष का ब्यौरा देते हुए लिखा है कि अभागस्ता इस हद तक छा गई थी कि लोगों ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। इंसानों खाना शुरू कर दिया, इतनी ज़्यादा गरीबी आ गई थी उन्हें। कहाँ पे? मुगल सम्राट शाहजहां के समय में।
उन्हें अपने बेटे के प्यार की अपेक्षा उसके मांस अच्छा लगने लगा था। लोगों को, जो निर्धन लोग होते थे, उन्हें अपने बेटे के प्यार नहीं होता था, उनका मांस अच्छा लगने लगा था। सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षित रहने के साथ साथ आम लोगों के आर्थिक कष्ट भी बढ़ते रहे। प्राचीन काल की भांति मध्यकाल के संबंधों में भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सत्ताधारी वर्ग की संपन्नता और विलासिता के बीच आम आदमी गरीबी में ही रहा। अब पढ़ते हैं औपनिवेशिक काल। जब राजाओं का भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाने से शोषण, जब अंग्रेज आ गए तो और बुरी हालत हो गई भारत की। भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाने से शोषण और दमन की प्रक्रिया में विदेशी भी शामिल हो गए तथा देश की विशेष कर आम लोगों की गरीबी बदतर हो गई। कई तरह के कर लगा दिए अंग्रेजों ने और आम लोगों, जो भारत के आम लोग थे, उनकी ज़िंदगी और बदतर हो गई। भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य केवल ब्रिटिश हितों को पुष्ट करना रह गया। मतलब सिर्फ ब्रिटिश लोगों के लिए ही उपजाना, चाहे नील की खेती हुई या कोई कपास की खेती हुई, जिसमें अंग्रेज़ों को ज़्यादा लाभ मिलता था, वो आम जनता को प्रेशर करते थे कि आप यही चीज़ उगाओ। उद्देश्य केवल ब्रिटिश हितों को पुष्ट करना रह गया, सिर्फ उनको सिर्फ वो करना रह गया। बड़े पैमाने पर भारतीय संपत्ति को देश से बाहर ले जाया गया ताकि ब्रिटिश शासक वर्ग और अधिक संपन्न हो जाएं। नई भू राजस्व प्रणाली लागू की गई, मतलब भूमि कर प्रणाली लागू की गई, जिसके अंतर्गत जमींदार, महाजन और सरकार ने किसानों का निर्दयतापूर्ण शोषण और दमन किया। मतलब सब मिल गए। सरकार की बात की जाए तो अंग्रेजों की सरकार थी तो वो तो और ही दमन करेंगी। गांवों में कुटीर उद्योग खत्म कर दिए गए, जो छोटे छोटे अपने लघु उद्योग होते थे छोटे छोटे, उसे खत्म कर दिया गया, जिससे ग्रामीण कारीगर की आर्थिक हालत बिगड़ गई। शहरी कारीगरों का ब्रिटिश व्यापारियों तथा उनके दलालों द्वारा शोषण और दमन किया गया। अपनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशहूर शहरों और कस्बों का पतन हुआ और वे उजड़ गए। 1834 से 35 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देश में हस्तशिल्प के पतन के बारे में कहा था कि कपड़ा बुनने वालों की हड्डियों से भारत के मैदान का रंग उड़ता जा रहा है। भारत के मैदानों का रंग उड़ता जा रहा है। मशीनों पर आधारित आधुनिक पूंजीवादी उद्योग के विकास के कारण भी पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण होने लगा है। इसके अतिरिक्त इस काल में बार बार अकाल पड़ना और उनमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत होना भी इस बात का संकेत है। मतलब बार बार अकाल पड़ रहा है, लोग मर रहे हैं, इसमें भी एक संकेत है कि उस समय भारत में गरीबी और भुखमरी की जड़ें कितनी गहरी जम चुकी थी। विलियम डिग्बी के अनुसार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही लगभग 3 करोड़ व्यक्तियों की अकाल के कारण मृत्यु हो गई। कितने व्यक्तियों की? 3 करोड़ व्यक्तियों की अकाल के कारण मृत्यु हो गई। 19वीं शताब्दी में भारत में गरीबी की भयंकर स्थिति का उल्लेख अंग्रेज अधिकारी ने भी किया। चार्ल्स इलियट ने लिखा, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि खेती करने वालों में आधे लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि साल भर में उन्हें भरपेट भोजन भी मिलेगा या नहीं। खेती करने वाले जो खेती करते हैं उन्हें ये नहीं मालूम कि वो साल भर भोजन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। विलियम हंटर का कहना था कि भारत के 4 करोड़ लोग भरपेट खाना खाए बगैर जीवन गुजारने के आदी हैं। 20वीं शताब्दी में हालत और भी खराब हो गई। 1911 से 1941 तक के 30 वर्षों में औसत भारतीयों की उपलब्ध भोजन की मात्रा में 29% की कमी हुई। देख सकते हैं कैसे कैसे स्थिति रही भारत की। और 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था और उस अकाल में करीब 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई।
30 लाख लोगों की मृत्यु हुई 1943 में। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा जिसके कारण 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई। तो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, टिक मार्क के निशान हैं। अगर आपके पास बुक होगी तो निशान लगा लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे समकालीन भारत में गरीबी है, इसको हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।